अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हमारी बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग का एक चैप्टर इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे पहले शेयर्स की इशुएंस और उसके बाद डिबेंचर की इशुएंस। शेयर की इशुएंस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा, और फिर डिबेंचर की इशुएंस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। हम वन बाय वन तमाम चीज़ें सीखेंगे। और बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फॉल करता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के टॉपिक में। बेसिकली अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में कि कंपनीज़ की अकाउंटिंग कैसे होती है। इस चैप्टर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर हमारे पास, जिनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इशुएंस ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। उसके बाद इशुएंस ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड जिनको कहा जाता है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड पेमेंट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम लोग बात ही करेंगे कि शेयर क्या होता है। ठीक है, शेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात शेयर में ये हम कह सकते हैं कि सर असल में शेयर जो होता है किसी भी कंपनी में ऑनरशिप का एक सर्टिफिकेट होता है। किसी भी कंपनी में ऑनरशिप का सर्टिफिकेट। अब यहाँ से एक बात आपके सामने आई कि कंपनी, ठीक है जी, कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सर कंपनी एक ऐसी कॉरपोरेट है, या यूँ कह लें अ कॉरपोरेट एंटरप्राइज दैट हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है जी, यानी कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कानूनी एक उसकी अलग पहचान है। ठीक है, कंपनी का वर्ड आप हर किसी बिज़नेस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। कंपनी लॉ ने जिस इदारे को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी का दर्जा दिया है कुछ ख़ास पॉइंट पूरे होने पर, ठीक है, तो उसी को आप कंपनी सिर्फ कह सकते हैं। आप हर एक इदारे को कंपनी का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, बेसिकली कंपनी जो ऑपरेट करती है वो एक तरह के सिंगल यूनिट में ऑपरेट करती है। ठीक है जी, और जो तमाम अपने मेंबर्स, जितने भी उसके मेंबर होते हैं कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले, उन सब की सक्सेस के लिए काम करती है। ठीक है, अच्छा जी, और कंपनी जो है वो दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इसके अलावा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बारे में आप ये समझ लें कि भाई उसमें जिसका पैसा लगा हुआ है तो वो एक हद तक पैसा उसका ख़त्म होगा। लिमिटेड उसकी लाइबिलिटी है, अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है तो कंपनी में एक लिमिटेड हद तक तमाम मेंबर्स को, तमाम लोगों को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक लिमिटेड हद तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एक कंपनी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है जी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर क्या होता है कि उसमें तमाम मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती। मतलब एक जितना भी नुकसान होगा वो आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट का भी नुकसान होगा, और इसके अलावा अगर नुकसान कुछ रह जाएगा, पूरा करने के लिए रह जाएगा, तो तमाम मेंबर्स को अपने दूसरे रिसोर्स से भी नुकसान पूरा करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, अब कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अब वो पैसे कंपनी के जितने भी बनाने वाले लोग हैं वो सिर्फ अपनी जेब से सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो आवाम को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं। तो पब्लिक के पैसों को कंपनी में लगाया जाता है और पब्लिक को ऑनर बनाया जाता है कंपनी का। अब जो जितना पैसा लगाएगा कंपनी का वो उतने हिस्से का ऑनर बन जाएगा। ठीक है, तो पता ये लगा कि कंपनी आवाम को शेयर देगी, ठीक है, और बदले में आवाम पैसे देगी। अब कंपनी में आवाम को मिल रहा है हिस्सा, शेयर का मतलब है हिस्सा, और शेयर का एक सर्टिफिकेट बना के कंपनी दे देती है ताकि हमारे पास उसका एविडेंस आ जाए। ठीक है, और शेयर के पैसे आवाम के पास से निकलकर गवर्नमेंट यानी कंपनी के पास आ जाते हैं, और कंपनी फिर उन पैसों से अपना जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं कंपनी को चलाती है। इसके अलावा अब हम ये बात यहाँ पर पहले ये करेंगे कि शेयर्स जो होते हैं वो आवाम तक पहुँचाए कैसे जाते हैं। ठीक है, तमाम वो लोग जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास शेयर आ तो जाता है, लेकिन शेयर उनके पास पहुँचता कैसे है। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय मेकिंग
ऑफर टू पब्लिक, और दूसरा तरीका है विदाउट मेकिंग ऑफर टू पब्लिक। यानी कि ऑफ़र करके आवाम में ये बात फैला दी जाती है ऑफ़र की कि फ़लानी कंपनी या ABC कंपनी XYZ कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर देना चाहती है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो कंपनी को पैसा दें, कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और वो अपना पैसा कंपनी को दें, और बदले में कंपनी आपको जो है आपका एप्लीकेशन को जो है रिव्यू करके आपको शेयर्स प्रोवाइड कर देगी। उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो तरीका है आवाम तक शेयर पहुंचाने का, वो कौन सा है, विदाउट मेकिंग ऑफ़र टू द पब्लिक। यानी कि आवाम को ऑफ़र किए बगैर भी अगर हम किसी कंपनी से या कोई कंपनी हमसे जो है वो डायरेक्टली डील करना चाहती है तो डायरेक्टली हम डील करके उनको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पेपर का जो क्वेश्चन की सेटिंग है वो इन दो तरह से बनती है, या तो शेयर आवाम को दिए जा रहे होते हैं ऑफ़र करके, या तो शेयर आवाम को दिए जा रहे होते हैं बग़ैर ऑफ़र के, यानी कि डायरेक्ट दिए जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें ये समझना होगा कि कितनी वैल्यूज़ पर शेयर इशू किया जा सकता है, वैल्यूज़ एट विच शेयर में बी इशूड। कौन कौन सी वैल्यू पर शेयर को इशू किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता चलूँ कि किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाली हर कंपनी का जो शेयर होता है वो होता है 10 रुपीज़ का। यानी शेयर बिल्कुल एक तरह का शेयर सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है, लीगल वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, वो होती है 10 रुपीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो शेयर जो इशू किया जा सकता है वो 3 वैल्यूज़ पर इशू किया जा सकता है, 3 वैल्यूज़ पर इशू किया जा सकता है। पहली वैल्यू को हम कहते हैं एट पार, दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं एट प्रीमियम, और तीसरी वैल्यू को हम कहते हैं एट डिस्काउंट। पार का मतलब ये है कि एट ₹10, यानी कंपनी का जो शेयर होता है, मैंने भी आपको बताया कि कंपनी का शेयर लीगल, पाकिस्तान की हर कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का होता है, 10 रुपीज़ पर वो प्रिंटेड होता है। तो 10 रुपये वाला शेयर अगर आवाम को 10 रुपये में दे दिया जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये शेयर इशू हुआ है पार वैल्यू पर, पार वैल्यू पर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने अच्छे कामों की बदौलत, कंपनी अपने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, कंपनी का जो है बहुत अच्छा जो है वो वक्त चल रहा है, तो वही एक 10 रुपये वाला शेयर पब्लिक को यानी आवाम को जो है वो 10 रुपये से ज़्यादा में देना शुरू करती है, क्योंकि उनके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। हर शख्स यही चाहता है कि भाई मैं फ़लानी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, या मैं ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मेरे पैसे को जो है वो एक तरह से वो ग्रोथ हो, मेरे पैसे की मुझे ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, और मेरा पैसा डूबने का चांस बहुत ही कम हो, रिस्क फैक्टर बहुत कम हो। तो अगर कंपनी का नाम ज़्यादा होता है तो डिमांड शेयर की बढ़ जाती है, तो शेयर 10 रुपये वाला जो होता है वो 10 से ज़्यादा में, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 रुपये में बिकना शुरू हो जाता है मार्केट में। ठीक है, 15 रुपये में शेयर जो है वो बिकना शुरू हो गया है। अब ये जो 15 रुपये हैं, इस 15 के अंदर 10 रुपये जो आवाम से लिए जा रहे होंगे वो तो लीगल वैल्यू के लिए जा रहे होंगे, 10 रुपीज़ की वैल्यू तो शेयर की वैल्यू है, लेकिन 5 रुपये जो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो 5 रुपये कहलाता है कंपनी का प्रीमियम। ठीक है, उसे कहा जाता है शेयर प्रीमियम। जो भी 10 रुपये से अबव वैल्यू होगी उसे कहा जाएगा शेयर प्रीमियम, और शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए एक तरह का रिज़र्व होता है, यानी आवाम से लिया हुआ पैसा होता है, रिज़र्व होता है, इसको कंपनी बुरे वक्तों में इस्तेमाल करेगी पैसों को। ठीक है, तो 10 के ऊपर जितना भी पैसा शेयर इशू करके लेगी वो क्या कहलाएगा, वो प्रीमियम का अमाउंट कहलाएगा, और कंपनी उसको प्रीमियम को कहती है रिज़र्व। उसके बाद कंपनी एक और वैल्यू पे शेयर इशू कर सकती है जिसे हम कहते हैं एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये है कि जिस तरह अच्छे वक्तों में एक शेयर जो है वो 10 वाला 15 में बिक रहा होता है, 12 में बिक रहा होता है, 20 में बिक रहा होता है, 25 में 10 से ऊपर बिक रहा होता है, इसी तरह बुरे वक्तों में
कंपनी का शेयर कोई ख़रीद ही नहीं रहा होता, कंपनी के शेयर की डिमांड ही नहीं हो रही, ठीक है, कंपनी का शेयर कोई मांग ही नहीं रहा, तो कंपनी वाले मजबूरन क्या करते हैं कि अपना एक शेयर जो है वो आवाम को फॉर एग्ज़ाम्पल 7 रुपये में देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी 10 रुपये से कम वैल्यू पे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो 9 रुपये पे दे रहे हों, चाहे 9.5 पे दे रहे हों, 8 पे दे रहे हों, 7 पे या 6 पे। अब 10 रुपये से जितना शेयर नीचे गिरेगा, 10 रुपये से शेयर जितना नीचे गिरेगा वो बीच का डिफरेंस कहलाएगा शेयर डिस्काउंट, उसे हम कहेंगे शेयर डिस्काउंट। और कंपनी के लिए एक तरह का ये है लॉस, ठीक है, क्योंकि उसके एक 10 रुपये की शेयर की वैल्यू के बदले 7 रुपया मिल रहा है, तो ये 3 रुपये का बीच का डिफरेंस आ रहा है, इसको लॉस कहा जाता है, शेयर डिस्काउंट कहा जाता है, ठीक है जी। लेकिन इस शेयर डिस्काउंट का जो ट्रीटमेंट होता है, इस शेयर डिस्काउंट को एक ख़याली यानी फिक्टिशियस एसेट बना दिया जाता है, क्योंकि कंपनी वालों का और लॉ का ये मानना होता है कि ये जो 10 रुपये के बदले 7 रुपये आया है, ये पैसा हमारे लिए फ़ायदा देगा और ये हमें फ़ायदा इस तरह से पहुंचाएगा कि इसको इस्तेमाल करके ये जो आज का 3 रुपये का हमें नुकसान नज़र आ रहा है, शेयर का डिस्काउंट नज़र आ रहा है, इस नुकसान को नुकसान रहने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 7 रुपया आ रहा है हमारे पास और इसके साथ थोड़ा सा नुकसान आ रहा है, तो ऐसा नुकसान जिसके साथ फ़ायदा भी साथ में आ रहा है, तो वो नुकसान नहीं बनेगा, उस नुकसान को नुकसान नहीं लिखा जाएगा, लॉस नहीं लिखा जाएगा, उसको फिक्टिशियस एसेट बनाकर, ख़याली असासा बनाकर, ख़याली एसेट बनाकर अपनी बैलेंस शीट में जगह दी जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट बना के लिख दिया जाएगा। तो ये तो थे हमारे कि शेयर कितनी वैल्यू पे इशू किया जा सकता है, पार वैल्यू पे, प्रीमियम वैल्यू पे और डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जा सकता है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि शेयर क्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज़ बेसिकली हमारे पास पूछी जाती हैं पेपर में, तो क्वेश्चन ज़रा से पहले देख लेते हैं कि कितनी तरह का हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी ऑफ़र करेगी और ऑफ़र का रिस्पांस कैसे आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ABC कंपनी इज़ रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर एक नई बात ये आ रही है कि ये एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, ऑथराइज कैपिटल है उसका 50 लाख रुपए। ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये है कि इस कंपनी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, इस कंपनी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप जो है वो आवाम से कितने पैसे लेके अपनी कंपनी में लगा सकते हो, उनको कहा जाता है ऑथराइज कैपिटल। जैसे कि आम हालात में कोई भी एक शख्स अपने कारोबार में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन शेयर्स दे देकर जितना पैसा कलेक्ट होता है उस कलेक्ट होने वाले पैसे को शेयर कैपिटल कहा जाता है। वही कैपिटल लेकिन बस शेयर के ज़रिए हासिल हो रहा है। बहुत सारे लोगों का शेयर है, बहुत सारे लोग जो है वो शेयर का सर्टिफिकेट लेके ऑनर बन चुके हैं हमारी कंपनी के, तो इसीलिए इसको हम शेयर कैपिटल का नाम देंगे। और ऑथराइज्ड के वर्ड से हमने जाना कि ये इजाज़तनामा है एक तरह का 50 लाख, और विच इज़ डिवाइडेड इंटू 5 लाख ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, जो भी हमने बात की कि एक लीगल शेयर जो हमारा होता है वो नॉर्मली उसकी नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो 10 रुपीज़ होती है। अब हम ये बात करें सर 50 लाख रुपए लेंगे और बदले में 5 लाख शेयर देंगे, 5 लाख शेयर देंगे और एक शेयर होता है 10 रुपीज़ का, तो 5 लाख को जब 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा, 50 लाख आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक शेयर की वैल्यू पर शेयर वैल्यू, ठीक है, अगर पर शेयर वैल्यू को मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराऊँ, शेयर्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मुझे पता लगता है कि कितना अमाउंट हमारे पास आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 10 रुपये वाला पर शेयर वैल्यू एक शेयर आवाम को दूँ तो मेरे पास पैसे आएंगे 10 रुपये। 10 रुपये वाले मैं अगर 2 शेयर आवाम को दूँ तो मेरे पास आएंगे 20 रुपये।
₹10 वाले अगर मैं 3 शेयर दूं तो मेरे पास आएंगे ₹30, ठीक है। तो ये बन रहा है एक फार्मूला जो कि tan का टेबल एक तरह का बन रहा है, जो बचपन में हम लोगों ने सीखा है। तो tan ये एक शेयर की कीमत है, पर शेयर वैल्यू है, और 1 2 3 ये बन रही है क्वांटिटी, और ये जो मल्टीप्लाई करा के बन रहा है ये अमाउंट बन रहा है। अब यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लें आपको कहता हूँ कि ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपीज़ का अमाउंट जो है वो नहीं पता था, तो आप क्या करते, पर शेयर वैल्यू ₹10 रखते अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। एक शेयर 10 का है और कितने शेयर देने की परमिशन है हमारे पास, 5 लाख शेयर देने की। तो 10 जब 5 लाख से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 50 लाख रुपए। तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, कौन सा फॉर्मूला, पर शेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट, इन तीनों में से कोई अगर दो वैल्यूज़ अगर आपको दी हुई हैं तो आप तीसरी अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। पर शेयर वैल्यू क्वांटिटी दिया हुआ है तो अमाउंट निकाल सकते हैं, क्वांटिटी और अमाउंट दिया हुआ है तो पर शेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, पर शेयर वैल्यू और अमाउंट दिया हुआ है तो क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2019 कंपनी ऑफर्ड का मतलब क्या है कि कंपनी ऑफ़र कर रही है 50,000 शेयर्स टू पब्लिक एट ₹10 ईच। यानी पब्लिक को कहा जा रहा है कि भाई हम लोग, हमारी कंपनी ABC कंपनी जो है वो 50,000 शेयर देना चाहती है। जो भी शख्स इंटरेस्टेड है वो हमारे बैंक में जाकर दरख्वास्त फॉर्म भरे और उसके साथ पैसा अटैच करे, चेक अटैच करे और हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दे, कंपनी के बताए हुए बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो जब भी ऑफ़र की गई है 50,000 शेयर की, तो ऑफ़र कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ऑफ़र जस्ट एक एक्ट है, एक अमल है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन रोनुमा नहीं हो रही है, कुछ लेन देन नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी ऑफ़र की जाएगी उसकी कोई एंट्री बनाई नहीं जाएगी, जब भी कोई ऑफ़र की जाएगी उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। तो 1 जनवरी पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब हम बात करें ऑन 15 जनवरी 2019 बैंकर ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म दैट 5 लाख रुपीज़ हैव बीन कलेक्टेड थ्रू 50,000 एप्लीकेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हेडिंग पे मैंने लिखा था कि ये एप्लीकेशन जो आएंगी वो ऑफ़र के बराबर आएंगी, ठीक है। ऑफ़र किए गए थे 50,000 शेयर अवाम को, और यहाँ पर बताया गया कि 50,000 एप्लीकेशन का पैसा ही जमा हो चुका है बैंक में 15 जनवरी पर। अब हम बनाएंगे एंट्री। तो 15 जनवरी पर हम कहेंगे बैंक में जो पैसा आया, बैंक में जो पैसा आया तो वो 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जमा हुई हैं और एक एप्लीकेशन पे ₹10 जमा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया है बैंक में, 5 लाख रुपया। हमारा बैंक इंक्रीज़ होता है, बैंक बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये बात करनी है कि क्रेडिट साइड पर किसे लिखेंगे। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम एक लाइबिलिटी का अकाउंट, और इस अकाउंट को हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि अभी एप्लीकेशन के थ्रू आपने पैसा मांगा है आवाम से, तो मांगा हुआ पैसा आपके लिए लाइबिलिटी होता है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका हो गया क्रेडिट। यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हैं, टू रिकॉर्ड 50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। पंद्रह जनवरी पर ही हो गया। उसके बाद कहा गया कि ऑन 30 जनवरी कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। तो 30 जनवरी पर ये फैसला हो गया कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई थी उनको हम लोग शेयर दे रहे हैं। तो 30 जनवरी पर शेयर दे रहे हैं। तो जब शेयर दे रहे हैं तो ये जो एप्लीकेशन लाइबिलिटी का अकाउंट था इसको आप वापस डेबिट करके ख़त्म कर दें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख रुपीज़ से डेबिट हो गया, क्योंकि अब आप क्या करने वाले हैं, उनको इन पैसों के बदले में उनका जो हक है, जो शेयर्स हैं वो देने वाले हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट हो गया। अब मैं क्रेडिट करूँगा शेयर कैपिटल का अकाउंट, क्योंकि वो जो उन्होंने पैसा दिया था 5 लाख, वो हमने जिस मकसद के लिए लिया था, शेयर कैपिटल में डालने के लिए लिया था, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जब भी आप शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे तो आप यहाँ पर लाजमी बताएंगे कितने शेयर दिए जा रहे हैं। सर 50,000 शेयर दिए जा रहे हैं, और एक कितने का है, लीगल वैल्यू कितनी है, ₹10। तो इस तरीके से आपका अमाउंट बन गया 5 लाख। नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 50,000 शेयर्स। ये हमारी दो एंट्रीज़ बन गई हैं, ठीक है। एक 15 जनवरी पर बन गई है और एक बन गई है हमारी 30 जनवरी पर।
रिक्वायरमेंट नंबर ए थी जनरल एंट्रीज बनाए, वो हमने बना ली है। और बी में लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 जनवरी 2009। अब हम इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम एबीसी कंपनी बना रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 जनवरी 2019। बैलेंस शीट के बारे में आप जानते हैं कि बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। 2 साइडें होती हैं बैलेंस शीट की। एक साइड पर लिखे जाते हैं हमारे सारे एसेट्स और एक साइड पर लिखी जाती है इक्विटीज़। एसेट का मतलब हम ये कहते हैं कि भाई असल में ये है कंपनी की जायदाद, और इक्विटीज़ का मतलब ये होता है कि उस जायदाद पे किसका हक है, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि कंपनी की जायदाद में इस वक्त सिर्फ एक ही जायदाद है जिसका नाम है करंट एसेट, उसकी कैटेगरी है करंट एसेट, और जायदाद में आपने देखा सिर्फ बैंक बैलेंस है। तो बैंक के अंदर पैसा इनका रखा हुआ है। बैंक के अंदर कितना पैसा आया था? 5 लाख रुपए आया था। अब उन पैसों पर हक किसका है? हक जो है वो शेयर होल्डर्स का है, ठीक है। उन पैसों पर जो हक है वो शेयर होल्डर्स का है। अच्छा, अब हक यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो सवाल में ऑथराइज कैपिटल दिया गया था, इस ऑथराइज कैपिटल को सिर्फ दिखाने के लिए लिखना है, ठीक है। इस ऑथराइज कैपिटल को दिखाने के लिए लिखना है बस। ये आ गया ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कैसे लिखते हैं कि शेयर की तादाद बताएं। 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर का मतलब वही 10 रुपीज़ वाला शेयर है। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इस तरीके से ये अमाउंट कितना बन जाता है? 50 लाख रुपए। 50 लाख का ऑथराइज कैपिटल लिखने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन का मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बात करें कि असल में आपने कितना पैसा लिया है आवाम से शेयर देकर, उसे कहा जाएगा शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिए हैं आपने? सर हमने 50,000 शेयर 50,000 शेयर दिए हैं। 50,000 शेयर दिए हैं और एक के बदले कितना पैसा लिया है? 10 रुपया लिया है। तो ये कितना हो गया? 5 लाख रुपए। अब आप दोनों साइडों का टोटल निकाल लें। तो बैलेंस शीट का जो तरीकाकार है वो यही है कि सर दोनों तरफ से बैलेंस शीट बराबर होनी चाहिए, एसेट साइड से भी और इक्विटी साइड से भी। 50 लाख ये मैं यहाँ से नहीं लूँगा क्योंकि ये सिर्फ ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑफ़र के बराबर आई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की कि सेकंड सिचुएशन में क्या है हमारे पास। सेकंड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि एप्लीकेशंस आर ग्रेटर दैन द ऑफ़र। एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा आ गई हैं, जितनी ऑफ़र की थी उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। तो ऑन 1 जनवरी 2019 द कंपनी ऑफर 10,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं एट ₹10 ईच, ठीक है। ऑफ़र करने पर मैंने कहा कि कोई एंट्री नहीं बनेगी। ये आ गया सॉल्यूशन नंबर 2 का, ठीक है। और हमने बनानी है जनरल एंट्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट। तो 1 जनवरी पर जो ऑफ़र किए गए हैं 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के, वो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन जो 15 जनवरी पर बैंकर इन्फॉर्म दैट एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, हमने ऑफ़र किए हैं 10,000 लेकिन हमें दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं 12,000 शेयर और एट ₹10 ईच। तो हम यहाँ पर 15 तारीख पर पहली एंट्री बनाते हैं कि बैंक में इजाफा हुआ है, बैंक इंक्रीज़ हुआ है। सर 10,000 हमने ऑफ़र किए थे मगर 12,000 एप्लीकेशन का पैसा आ गया है 10-10 रुपये से। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से ये बन जाएगा 1,20,000 रुपया।
तो इसका मतलब बैंक में 1,20,000 रुपये आ गया और ये पैसा हमारा अपना नहीं है, ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस लाइब्रेरी को लिखा गया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के साथ। ये हमारी पहली एंट्री बन गई है। 15 जनवरी के बाद 30 जनवरी पे कंपनी डिसाइडेड टू इशू द ऑफर्ड शेयर्स एंड डायरेक्टेड द बैंक टू रिफंड द एक्सेस अमाउंट। यानी कंपनी ने ये कहा कि भाई हमने जितने भी शेयर ऑफ़र किए थे आप सिर्फ उतने शेयर जो है वो दे दें और बकाया जितना एक्स्ट्रा शेयर का पैसा आ गया है उसको आप रिफ़ंड कर दें। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जनवरी पर मैं एक और एंट्री बनाऊंगा इस एप्लीकेशन के अकाउंट में। हमारे ऑफ़र के शेयर ऑफ़र की एप्लीकेशंस भी हैं और जो हमने ऑफ़र नहीं की थी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई, उनका पैसा भी इसी एप्लीकेशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है। अब मैं इस अकाउंट को उठाकर ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों को शेयर दे दूँगा और कुछ लोगों को उनका पैसा वापस। तो दोनों सिचुएशन में क्या होने वाला है कि दोनों सिचुएशन में हमारे पास इस लाइब्रेरी का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ 1,20,000 से। ठीक है जी। और मैं जितने पैसे वापस कर रहा हूँ उतने से बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। सर मेरे इसमें ऑफ़र करदा शेयर थे 10,000 लेकिन 2,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2,000 एप्लीकेशन का पैसा 10-10 रुपये से लिया था तो वो वापस भी करना होगा और वो बनेगा 20,000 रुपये। लेकिन अब मैंने शेयर भी इशू करने हैं तो शेयर इशू करने से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और शेयर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पर आता है। तो शेयर कैपिटल सर मैं शेयर कितने दे रहा हूँ 10,000 और एक की लीगल वैल्यू होती है 10 रुपये। तो इस तरीके से ये 1,00,000 रुपये हमारे क्रेडिट साइड पर आ गए। तो दोनों साइड का टोटल देख सकते हैं आप, एंट्री का बराबर है। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद ऑन 31 जनवरी कंपनी पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 25,000। अब यहाँ पर एक ये नया नाम आ रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, देखिए कंपनी को बनाते वक्त, कंपनी को इनफैक्ट बनाने से भी पहले और जब कंपनी को बनाया जा रहा होता है तो उसके कुछ लीगल अखराजात बेयर किए जा रहे होते हैं। जैसे कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन का खर्चा, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट छपवाने का खर्चा, कंपनी का जो है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट छपवाने का खर्चा, कंपनी को लीगल हैसियत दिलाने का खर्चा, कंपनी को लीगल पोजीशन दिलाने का खर्चा और इसके अलावा कंपनी के 10 खर्चे होते हैं जो सेटअप लगाने के लिए लीगल एक्सपेंडिचर होते हैं, वकील की फ़ीस वगैरह वगैरह वगैरह। उन तमाम खर्चों को कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है, यानी इब्तिदाई अखराजात का नाम दिया जाता है। तो इब्तिदाई अखराजात को हम लोग खर्चा नहीं मानते, इसको भी अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इसको भी आपने क्या बनाना है, एसेट बनाना है। ये भी हमारा होता है फिक्टिशियस एसेट, ख़याली एसेट। एसेट है तो इसको डेबिट करना होगा। तारीख़ है 31 जनवरी। 31 जनवरी पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी एसेट है ये, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हमें डेबिट करना होगा 25,000 से और हमने उसके पैसे पे कर दिए हैं। और नॉर्मली अभी बैंक से सारा काम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैंक को करेंगे क्रेडिट, बैंक क्रेडिट बाय 25,000। ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या करना था, जनरल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है हमने। ठीक है, तो जनरल एंट्री बना ली हमने। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। वंस अगेन एसेट साइड और इक्विटी साइड, एसेट साइड और इक्विटी साइड। एसेट की जहाँ तक बात है हमारे पास करंट एसेट है और उसका नाम है बैंक बैलेंस। अब आप याद रखें कि बैंक में 1,20,000 रुपये आपके पास आए थे जिसमें से आपने 20,000 तो वापस कर दिए थे, रिफ़ंड कर दिए थे और अभी 25,000 आपने जो है वो और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपने पे कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बैंक बैलेंस अब कितना बचा है, आपके पास आए थे 1,20,000 रुपये और 1,20,000 में से आपने 20,000 दे दिए और फिर आप उसमें से और कितने दे चुके हैं, 25,000 रुपये और दे चुके हैं।
तो आपके पास अमाउंट जो बच रहा है वो बच रहा है 75,000। ठीक है जी, तो 75,000 का अमाउंट बच गया। अच्छा जी, ये करंट एसेट में आ गया। नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमने लिखा है इसको ख्याली एसेट बनाना है, इमेजनरी एसेट बनाना है। हकीकतन कहीं नज़र आने वाला ये एसेट नहीं है, ये ख्याली एसेट है, तो इसको नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और वो अमाउंट है 25,000 का। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात ये करें कि इक्विटीज़ यानी कि हक किसका है। हक जाहिर सी बात है शेयर होल्डर का है और शेयर होल्डरों का पैसा लगा हुआ है शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मुझे यहाँ पर लिख के बताना है कि सर मैंने कितने शेयर अवाम को दिए। तो मैंने 10,000 शेयर दिए अवाम को, 10,000 शेयर दिए और एक कितने का होता है मेरा 10 रुपीज़ का होता है। तो इस तरह ये हो गया 1 लाख का अमाउंट। अब अगर मैं दोनों तरफ का टोटल करूँ तो यहाँ भी आ गया 1 लाख और यहाँ भी आ गया है 1 लाख। तो मेरी दोनों साइडें क्या हैं, बराबर हैं, बैलेंस शीट मेरी इक्वल है। तो ये था दूसरा केस जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में क्या होने वाला है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो कम आएंगी और ऑफ़र ज़्यादा की थी। ठीक है, अभी इससे पहले वाले केस में एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन 1 जनवरी कंपनी ऑफर 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट 10 रुपीज़ ईच, यानी 25,000 शेयर हम देना चाहते हैं। ठीक है, ऑफ़र पे आप लोग जानते हैं कि कोई भी एंट्री नहीं बनाई जाएगी। जनरल एंट्रीज। अच्छा जी, तो 1 जनवरी पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। 15 जनवरी पर एप्लीकेशन रिसीव फॉर ओनली 20,000 शेयर एट ₹10 ईच। ठीक है जी, तो सबसे पहले 15 जनवरी पर जितनी एप्लीकेशंस आई हैं मैं उनको लिख लेता हूँ। बैंक में 20,000 एप्लीकेशन आई हैं और एक के बदले पैसा आया 10 रुपीज़। तो इस हिसाब से मेरे पास जो पैसा आ गया है वो आ चुका है 2 लाख रुपया। और इसको मैं क्या बनाऊंगा, अपने ऊपर लाइबिलिटी बनाऊंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में करूंगा क्रेडिट। दिस इज़ माई फर्स्ट एंट्री। अच्छा, अब यहाँ लिखा है द रिमेनिंग शेयर्स विच वर नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक आर अंडर द एग्रीमेंट टेकन अप बाय द अंडर राइटर। अब बात ये है कि हमने तो ऑफ़र किए थे 25,000 शेयर्स, लेकिन हमें सिर्फ वसूल हुई हैं एप्लीकेशन 20,000 शेयर की, यानी पब्लिक लेना ही नहीं चाह रही। 5,000 शेयर पब्लिक नहीं लेना चाह रही है। ठीक है, अब हमारी कंपनी जब ये शेयर इशू करती है तो उसको इस बात का आइडिया होता है कि भाई हो सकता है कि शेयर जो है वो बहुत सारे लोग नहीं लें, जितने हम ऑफ़र कर रहे हैं उससे कम जो है एप्लीकेशन आए। अब ऐसी सूरत में जो है वो कंपनी पहले से बैकअप बना के रखती है कि बहुत सारी कंपनियों से या कुछ कंपनी से बात पहले ही कर लेती है, एग्रीमेंट पहले ही कर लेती है कि हम लोग जितना भी ऑफ़र कर रहे हैं शेयर्स, तो उसमें से अगर आवाम ने शेयर नहीं लिए तो हम कंपनी को दे देंगे, यानी बैंक को दे देंगे या इंश्योरेंस कंपनी वालों को दे देंगे या किसी और इन्वेस्टर को दे देंगे। ठीक है, ताकि हमारी कंपनी की तरफ से जो कॉल की गई है, शेयर की ऑफ़र की गई है, उस ऑफ़र पे जो है वो कंपनी के नाम पे कोई धब्बा ना हो कि कंपनी ने जो है वो शेयर इशू किए थे और कंपनी के शेयर कोई लेना नहीं चाह रहा। तो इस तरीके से कंपनी का एक तरह का बैडविल क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी ने पहले से ही जो है किसी और थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है या एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, तो वो शेयर अब उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और उनको दे दिए जाएंगे तो उनसे डायरेक्टली पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन आई हैं इनको तो शेयर दे देते हैं। ठीक है, 30 जनवरी पे कंपनी ने अलॉट कर दिए शेयर्स, तो 30 जनवरी पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 2 लाख से कर दिया डेबिट। तो जितनी भी एप्लीकेशन आई हुई थी उनको तो हम शेयर दे रहे हैं, तो शेयर कैपिटल कितने शेयर दे रहे हैं, 20,000 शेयर दे रहे हैं और एक कितने का, 10 का।
तो 2 लाख रुपीज़ के शेयर तो हमने उन लोगों को दे दिए जिन लोगों से पैसा आया। अब हम बात करेंगे कि अंडर राइटर्स से हम पैसा लेंगे तो उनसे डायरेक्टली पैसा ले लें जितने शेयर अंडर राइटर को दिए। 5000 शेयर हमने नहीं लिए थे, वो हमने अंडर राइटर को दे दिए। 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, उनसे 10 रुपीज़ ले लिया, तो ये हो गया 50,000 रुपये। और इनको अंडर राइटर से जो पैसा लिया है इनको डायरेक्टली शेयर दिया जाएगा, तो शेयर कैपिटल 5000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 50,000 रुपये करके शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 31 जनवरी कंपनी परचेज इक्विपमेंट ऑफ 50,000 बाय इशुएंस ऑफ 5,000 शेयर एट पार। यानी अब कंपनी ने 31 जनवरी पर एक और ट्रांजैक्शन की है कि इक्विपमेंट परचेज़ किया है। इक्विपमेंट इज़ अवर एसेट, इक्विपमेंट को परचेज़ किया है तो इक्विपमेंट की वर्थ है 50,000, 50,000 से डेबिट हो गया और बदले में उसको पैसा नहीं दिया है बल्कि बदले में उनको शेयर दे दिए हैं। तो इसका मतलब इन इक्विपमेंट वालों ने अपना इक्विपमेंट हमारी कंपनी में देकर इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारे लोग पैसा देकर जो है वो शेयर ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इक्विपमेंट देकर हमसे शेयर ले रहे होते हैं। तो इन्होंने इक्विपमेंट हमें दे दिया और हम इनको शेयर देंगे तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। कितने शेयर दे रहे हैं सर? 5000 शेयर दे रहे हैं और एक 10 रुपीज़ का होता है, तो इस तरीके से 50,000 की वैल्यू दोनों तरफ बराबर आ गई हमारी। ठीक है, अब हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट इसकी बना लेते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स और वंस अगेन इक्विटीज़। तो अगर हम यहाँ पे बैंक की बात करें हम, तो बैंक में कितना पैसा आया है? बैंक में सर पहली बार तो 2 लाख रुपए आया जो आवाम से लिया था। उसके बाद 50,000 रुपये जो हमने लिए, 50,000 रुपये हमने अंडर राइटर से लिए। तो इस तरीके से हमारा टोटल पैसा आ गया 2,50,000 बैंक बैलेंस। और इसके अलावा अभी हमने देखा कि इक्विपमेंट भी आया है हमारे पास, ये भी हमारा एसेट है। इक्विपमेंट आया है 50,000 का। ठीक है, तो 2 चीज़ें आ गई हमारे पास एसेट में। और जहाँ तक बात है शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल हमारा यहाँ पर आएगा इक्विटी साइड पर। कितने शेयर दिए? याद रहे कि हमने एक तो 20,000 शेयर दिए, 20,000 शेयर एक दिए आवाम को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20,000 शेयर एक दिए आवाम को, 5,000 शेयर अंडर राइटर को दिए हैं और 5,000 शेयर हमने इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए दिए हैं। तो हमने कुल मिलाकर जो है वो 30,000 शेयर दिए हैं और एक की लीगल वैल्यू होती है 10, तो ये हो गई वैल्यू 3 लाख की। तो शेयर कैपिटल हमारा 3 लाख का हो चुका है। अब आप दोनों तरफ से टोटल ज़रा चेक कर लें, तो यहाँ भी आ गया आपका 3 लाख रुपीज़ और यहाँ भी आ गया आपका 3 लाख रुपीज़ से बराबर। तो ये हो गए आपके 3 केसेस। तो बच्चों ये था हमारा एक फ़र्स्ट लेक्चर इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का। इसमें 3 केसेस हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह फिर इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।